हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और मस्त और ज़बरदस्त वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आपको कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, रिलेटिव परमिटिविटी, फोर्स इन ए मीडियम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से पहले हम लोग ये जानते हैं कि चार्जेस की जो टाइप्स होते हैं, चार्ज जो होता है हमारा दो टाइप्स का मिलेगा, एक को पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे को निगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है, और जो पॉजिटिव निगेटिव होता है वो हमारा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग यही सीखेंगे कि कोई भी दो चार्ज अगर अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो कितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, कब ये फोर्स मिनिमम होगा, कब ये फोर्स ज़्यादा होगा, कब फोर्स कम होगा, कब फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अंदर पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द इलेक्ट्रिकल फोर्स between 2 point charge is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along line joining the charges। कहने का मतलब जो फोर्स होगा वो जो है इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बाय द वे अगर हम ये लेके चलें कि दो चार्ज हमारे पास Q1 Q2 है, हम यहाँ Q1 ले लेते हैं, इसको हम ले रहे हैं Q2, बीच के डिस्टेंस को R ले रहे हैं। जैसे यहाँ ऊपर लिखा भी किया है, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय। यहाँ से सिंपल है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ ही ये जो फोर्स है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साथ ही अगर ये दोनों इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं, इसको ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अगर दोनों को कंबाइन करें तो जो फोर्स होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से आगे अगर बढ़ें तो जो फोर्स ये दिख रहा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें जो ये प्रोपोर्शनलिटी है इसको अगर हम K से रिप्लेस करें तो ये फोर्स जो दिखेगा आपको ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस K की वैल्यू होती है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम फैराड पर मीटर भी बोलते हैं। साथ ही अगर ये सारे वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो जो F आता है इन एयर वो आ जाता है 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यह आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट है आपका 8.85 इंटू 10⁻12, पाई की वैल्यू होती है आपको 3.14 और 4 दिया हुआ है। सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है आपको F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर एयर ओनली, या वैक्यूम के लिए ये है, एयर या वैक्यूम के लिए हम यूज कर सकते हैं। आगे चलें, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर इन एयर। दो अल्फा पार्टिकल्स, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे, और बीच की डिस्टेंस दे दी गई है 3.2 इंटू 10⁻⁻15।
एक अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे होगा, और एक प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, -19। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास फोर्स आने वाला है F, ये क्या होगा 9 इंटू 10⁻9, जिसमें आपको Q1 भी अल्फा है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में क्या हो जाएगा 3.2 10⁻⁻5 -5। यहाँ से अगर 1.6 इंटू 2 3.2 हो जाएगा, तो इससे हम डायरेक्ट ये काट सकते हैं, इससे भी आपको डायरेक्ट ये काट देंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−38 अपॉन 10⁻−15 10⁻−15 डेट इज 10⁻−30। यहाँ से आगे अगर बढ़ें तो जो ये वैल्यू होगा ये आपको हो जाएगा -38 में अगर 9 कम करते हैं तो ये आ रहा है 9 इंटू 10⁻−29। यहाँ 39 में से अगर 9 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा आपको -29 अपॉन में हो जाएगा 10⁻−30। -30 ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा, +30 से 20 कम होगा, यानी 9 इंटू 10 हो जाएगा, डेट इज 90 न्यूटन फोर्स लगेगा। ओके, आगे चलें। आगे हमें दिख रहा है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर एक चार्ज Q1 ले रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं R1। दूसरा चार्ज अगर हम यहाँ Q2 लें जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो फोर्स जो है अगर हम यहाँ इसको मिलाते हैं तो हमारे पास जो ये वेक्टर होगा वो क्या वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ से जो फोर्स निकल के सामने आएगा, ये फोर्स जो हो जाएगा, ये फोर्स आपको हो जाएगा F इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का यही तो है R2 माइनस R1, तो यहाँ से हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, साथ ही R2 माइनस R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आगे चलें। रिलेटिव परमिटिविटी द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम and permittivity of vacuum is called relative permittivity. It is represented by epsilon r। तो epsilon r क्या हो जाएगा, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी अपॉन किसी वैक्यूम का परमिटिविटी के रेशियो को ही हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ये आपका परमिटिविटी इन वैक्यूम है। ये वैक्यूम हो गया या एयर या वैक्यूम लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर क्या होगा, इसी दोनों का रेशियो हो जाता है। साथ ही अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी निकालना हो तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर भी हो जाएगा। आगे चले, इट इज ए स्केलर। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो स्केलर होता है। सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशियो है, इसलिए ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का आपका रेशियो है, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सबसे कम वैल्यू जो है आपका वैक्यूम का होता है, जिसमें वैक्यूम के लिए ये इसका वैल्यू जो है एप्साइलन आर के वैल्यू फॉर वैक्यूम हम लेते हैं 1। अगर मेटल की बात करें तो ये आपका के भी इसको बोला जाता है, के या एप्साइलन आर, यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाता है। अगर माइका की बात करेंगे तो इसके लिए नियर अबाउट 6 होता है। फॉर वाटर इसकी वैल्यू जो है 80 लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम इज गिवन बाय, अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है दो चार्ज, बाय द वे एक चार्ज हम यहाँ Q1 ले रहे हैं, दूसरा चार्ज Q2 ले रहे हैं, बीच की डिस्टेंस R ले रहे हैं और ये मीडियम है। मीडियम जहाँ भी होगा वहाँ पे आपको रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्साइलन आर दिया गया। तो यहाँ पे हम F इजिकल्स टू ये आपका K है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे। साथ ही इस एप्साइलन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन एप्साइलन आर इंटू आर स्क्वायर। और एप्साइलन आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। एप्साइलन आर ग्रेटर देन 1 होगा एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर की कंपैरिजन में हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एप्साइलन आर से हमें डिवाइड करना है जो 1 से ज़्यादा है। यानी किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो आपको वैक्यूम के फोर्स के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। कितना टाइम्स कम होगा, तो एप्साइलन आर टाइम्स कम होगा, where epsilon is called permittivity of medium. If we compare force F medium between two charges in medium with the force vacuum, we get F vacuum upon F medium. वैक्यूम का फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और मीडियम में क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी होगा। तो एप्सिलॉन नॉट सहित ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच जाता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेट इज एप्सिलॉन आर बच जाता है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो F जो होगा वैक्यूम का, F वैक्यूम वो हो जाएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स F मीडियम। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि जो फोर्स होगा वैक्यूम का ये ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम होगा। और कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स ज़्यादा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।